आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड की थर्ड यूनिट। और आज की जो हमारी यूनिट है उसका नाम मैंने बताया कि यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड ये पढ़ने वाले हैं हम। और जो यूनिट थर्ड है इसका नाम है एपी कल्चर। क्या नाम है भाई? एपी कल्चर। एपी कल्चर। एपी कल्चर का मतलब क्या होता है? एपी कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियली मेथड से बीज को पालना, या मैं कहूँ जो बीज होती है यानी मधुमक्खी का आर्टिफिशियल कल्चर, या जिसको हम बोलते हैं कृत्रिम पालन। क्या कहते हैं? कृत्रिम पालन। तो एपी कल्चर का मतलब आप समझ गए होंगे कि एपी कल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों का कृत्रिम रूप से पालन करना एपी कल्चर कहलाता है, यानी मधुमक्खियों को पालना ही क्या है? एपी कल्चर। अब मधुमक्खी का जो एपी कल्चर हम करते हैं, जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य दो हैं। एक उद्देश्य होता है, आप जानते हो क्या प्राप्त करना? हनी प्राप्त करना। और सेकंड वाला जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? वैक्स प्राप्त करना। तो दो चीज़ें हो गई, एक मोम हो गया और दूसरा मधु हो गया। साथ में एक तीसरा और हम इसमें से ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, जो है प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है, वो भी किसके द्वारा की जाती है? मधुमक्खी के द्वारा की जाती है। और ये जो पॉलिनेशन मधुमक्खी के द्वारा किया जाएगा, इस पॉलिनेशन को हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, यानी परपरागण, अर्थात एक पौधे के परागकणों को दूसरे पौधे की वर्तिका तक पहुंचाने की क्रिया। तो ये हुआ इसका हमारा इंट्रोडक्शन। अगर हम इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन देखिए, ये कौन से फाइलम का सदस्य है? या आर्थ्रोपोडा का है। आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा इसका संघ है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी क्लास की, तो क्लास में चलो तो इंसेक्टा आती है। और इंसेक्टा के बाद में अगर हम बात करें इसके ऑर्डर की, तो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा होता है। हाइमेनोप्टेरा यानी दो जोड़ी पंख होते हैं ना। और उसके बाद में अगर जीनस की बात करें तो इसको बोलते हैं एपेस, या मैंने कैपिटल लेटर लिखा है कैरोलस लीनियस की बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर मेथड के थ्रू। और स्पीसीज जो हम बात करेंगे, वो स्पीसीज क्या होंगी? वो स्पीसीज डिपेंड करेंगी कि हम कौन कौन सी स्पीसीज को अभी हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो इसका फाइलम हो गया, ये इसकी क्लास हो गई, ये इसका ऑर्डर हो गया, और ये इसकी जीनस हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करेंगे इसके स्पीसीज की। तो सबसे पहली बात है कि इसकी जो जातियाँ हैं, स्पीसीज का मतलब आप जानते हैं जाति होती है। और जो मधुमक्खी की जातियां हैं, अगर उनकी बात करें हम, तो इसकी कौन कौन सी जातियां हैं? तो इसकी पहली जाति है एपिस डोरसेटा। क्या है? एपिस डोरसेटा। और एपिस डोरसेटा जो होती है, इसको हम कहते हैं सबसे बड़ी भारतीय मोना मक्खी। ये यानी सबसे बड़ी भारत की जो मक्खी है उसका नाम क्या है? एपिस डोरसेटा है। और इसे रॉक बीबी कहते हैं, यानी चट्टान पे रहने वाली। दूसरी अगर जाति की बात करें हम, तो उसको हम बोलते हैं एपिस इंडिका। और इंडिका से मतलब आप समझ रहे हो, मैंने यहाँ पर क्या है कि लिख दिया है इंडिका।
क्योंकि पहले कैपिटल लेटर लिखा था, लेकिन स्पीसीज़ को हम लिखते किससे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो एपिस इंडिका जो है ये भारत में मिलने वाली मध्यम आकार की मक्खी होती है जो जंगलों में पाई जाती हैं, और इसका पालन जो है आसानी से किया जा सकता है। तो एपीकल्चर के लिए मुख्य रूप से यही जाति काम में आती है। तीसरी अगर हम बात करें तो एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, और जो एपिस मेलिफेरा है, एपिस मेलिफेरा, जो एपिस मेलिफेरा है इसको यूरोपियन बी कहते हैं। और जो यूरोपियन बी है मधु उद्योग के लिए बहुत अच्छी नस्ल है। और एक अंतिम जो सबसे छोटे आकार की होती है एपिस फ्लोरिया, ये सबसे स्मॉलेस्ट बी है, भारत की सबसे छोटी मक्खी। तो ये वाली जो है केवल एकमात्र एक मक्खी को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, ये यूरोपियन बी है, इसको छोड़ करके हम जो हैं क्या ये कह सकते हैं कि फ्लोरिया है, एपिस डोर्सेटा है, एपिस इंडिका है, ये सब भारत में मिलने वाली मक्खियाँ हैं। अब बात करते हैं हम इसके जो प्रभेद होते हैं। तो मधुमक्खी जो है इसके अगर हम कास्ट की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स देखिए आप, टाइप्स। अब टाइप्स अगर बात करें इसकी, तो एक जो छत्ता होता है नॉर्मल हनीकॉम्ब होता है, उसके अंदर कम से कम ये मान के चलिए कि 40 से 50 हज़ार जो है मक्खियाँ निवास करती है। ये जो निवास करती है तो इसमें हमें 3 प्रकार के प्रभेद देखने को मिलते हैं। एक तो उस छत्ते की मालकिन होती है जिसे क्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्वीन। और दूसरा राजा नहीं होता, यहाँ पर ड्रोन होता है। क्या होता है? ड्रोन्स। और एक तीसरा और होता है जो सबसे ज़्यादा संख्या में है, जिनकी फौज है, उनको हम बोलते हैं वर्कर्स। हिंदी में बोलें तो रानी हैं, कुछ ड्रोन्स हैं यानी नर, और बहुत सारे श्रमिक। वास्तव में जो ये वर्कर होते हैं ये स्ट्राइल यानी बंधे फीमेल होती है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो जितने भी श्रमिक है छत्ते के अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे होते हैं भाई बंदे मादाएं होती हैं, और यही सबसे ज़्यादा वर्क करती है, इसीलिए इनको वर्कर नाम दिया गया है। वर्क क्या करती है? जैसे कि नेक्टर है, नेक्टर को इकट्ठा करेगी, नेक्टर यानी मकरंद को लाएगी, यही क्या है? रेजिन को लाएगी, यही क्या है? पॉलिनेशन में सहयोग करेगी, यही जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको जो है इकट्ठा करेगी, पराग इकट्ठा करेगी, मधु बनाएगी। तो ये सारा काम यही करेगी। ड्रोन्स जो हैं, अगर ड्रोन की बात करें हम, तो ड्रोन जो हैं उनका काम एक ही है। इनका काम है फर्टिलाइजेशन करना। ये क्या है? फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, रानी को निषेचित करते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ फंक्शन इन फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब आप जानते हैं, नर और मादा युग्मकों के मिलन की घटना। लेकिन उस मिलन के लिए जो निषेचन, जो फर्टिलाइजेशन करने की क्रिया है, वो ड्रोन के बगैर नहीं हो सकती। और रानी का मतलब, रानी का एक ही कार्य है, रानी का एक ही कार्य है, जितने भी ये सारे देख रहे हो, इनको पैदा करना, यानी ये रिप्रोडक्शन का काम करती है। रिप्रोडक्शन ये किसका काम करती है भाई? रिप्रोडक्शन। तो ये 3 प्रकार के प्रभेद हो गए। पहला क्वीन हो गई, दूसरा ड्रोन हो गया, और तीसरा वर्कर हो गया। अब इन तीनों के बारे में हमने जान लिया है। अब हम एक हनीकॉम्ब की बात करते हैं कि हनीकॉम्ब को आपने देखा होगा। और हनीकॉम्ब जो है हनीकॉम्ब का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। हनीकॉम्ब का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है भाई। अब जो ये हनीकॉम्ब है,
इसको अगर हम देखें तो एपिस डोर्सेटा सबसे बड़ी जो होती है, सबसे लार्जेस्ट टाइप की जो मक्खी होती है मधुमक्खी, उसका छत्ता सबसे बड़ा होता है, जबकि एपिस फ्लोरिका सबसे छोटा होता है। ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए। अब जो ये छत्ता होता है इसमें हेक्सागोनल पोर मिलते हैं आपको, हेक्सागोनल। कैसे? हेक्सागोनल सेल्स टाइप में आपको मिलेगी। इस तरह से आप छत्ते को देखोगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी, वो कहलाएगी हेक्सागोनल सेल्स। अगर इसमें स्टोरेज देखें तो 5 तरह के स्टोरेज मिलते हैं। इसमें कितने तरह के चैम्बर मिलेंगे? इसमें चैम्बर होते हैं भाई, चैम्बर्स जो हैं इसमें 5 टाइप के होते हैं। 5 टाइप्स। कितने टाइप के हो गए भाई? 5 तरह के चैम्बर हनीकॉम्ब में मिलेंगे। तो इन 5 को हम देखते हैं। देखिए मैं एक एक करके लिखता हूँ। पहला है स्टोरेज सेल्स। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर संग्रह केंद्र होगा। यहाँ पर क्या संग्रह केंद्र होगा? तो हनी का संग्रह किया जाएगा, पराग का संग्रह किया जाएगा। दूसरा है ब्रूड सेल्स। ब्रूड का मतलब होता है जननक्षम, यानी जनन कक्ष। यहाँ पर क्या है कि शिशुओं को रखा जाता है। ब्रूड के अंदर किसको रखा जाता है? जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो शिशु होते हैं, उनका पालन होता है। यहाँ पर जो शिशु होते हैं उनको रखने का, और ये स्टोरेज संग्रह करने का काम करते हैं। वो सेल्स हो गए। एक जो छत्ते में सबसे ज़्यादा काम करने वाले प्राणी हैं वर्कर्स, तो उसको हम बोलते हैं वर्कर सेल, जहाँ पर केवल वो श्रमिक रहते हैं। श्रमिक निवास स्थान, जैसे धर्मशालाएं होती है वैसे श्रमिकों के लिए जो धर्मशालाएं हैं, यहाँ केवल जो है श्रमिक रहते हैं। इसके अलावा ड्रोन जो हैं, ऐसा माना जाता है कि ड्रोन को वैसे कोई जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके लिए कुछ सेल्स छोड़े जाते हैं जहाँ पर ये रह सकते हैं। लेकिन जब ये छोटे होते हैं तो ये रह पाते हैं, बड़े होने के बाद तो बेचारों को जगह नहीं मिलती। और एक रॉयल कक्ष होता है जिसे कि क्वीन सेल्स कहते हैं। और ये जो क्वीन सेल्स है, क्वीन सेल्स, यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर रानी रहती है। यहाँ रानी रहेगी, यहाँ पर ड्रोन रहेंगे यानी नर रहेंगे, और यहाँ पर कौन रहेंगे? श्रमिक रहेंगे। और यहाँ पर कौन रहेंगे? शिशु रहेंगे ब्रूड सेल्स में। और यहाँ क्या होगा? संग्रह होगा, संग्रह कक्ष। तो ये एक छत्ते में 5 तरह के चैम्बर हो गए। अब मधुमक्खियों को पालने का जो एपीकल्चर है, जिसको लेकर के हम यहाँ इसको पढ़ रहे हैं, तो इसको मधुमक्खी पालन की 2 विधियाँ हैं। एक तो क्या है कि प्राचीन विधि है, और एक है आपके वर्तमान विधि यानी प्रेजेंट मेथड। तो मेथड जो हैं, मेथड मधुमक्खी पालन के 2 मेथड हैं। पहला मेथड जो है उसको तो हम बोलते हैं इंडिजीनियस मेथड यानी प्राचीन विधि। प्राचीन विधि कौन सी विधि है? प्राचीन विधि है। और दूसरा जो मेथड है वो वर्तमान में है, तो उनको हम मॉडर्न कहेंगे या आधुनिक विधियाँ। 2 तरह की विधियाँ हैं यहाँ पर। तो हम प्राचीन विधि की बात करें तो मधु प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं प्राचीन विधियों में? इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, जहाँ पर हनीकॉम्ब होता है, जो छत्ता होता है, छत्ते के पास में क्या करते हैं? धुआं करते हैं। और जो धुआं है उसको करने से जो मधुमक्खी हैं वो उड़ जाती हैं, वहाँ से फ्लाई कर जाती है। और फिर छत्ते को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। छत्ते को तोड़ना, और तोड़ करके हम क्या करते हैं? फिर इसको निचोड़ लेते हैं, निचोड़ना, और उसके बाद में मधु प्राप्त करना, मधु प्राप्त करना। लेकिन इस प्रोसेस में देखो, मधु जो प्राप्त करते हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जब छत्ते पे धुआं करेंगे फिर कुछ मधुमक्खियाँ तो उड़ जाएगी, कुछ छत्ते में जो शिशु रहेंगे, जो क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर हमने एक सेल पढ़ा है ब्रूड सेल्स, वो रहेंगे। कुछ में जो छोटे श्रमिक और ड्रोन होंगे वो रहेंगे। तो उनको जब हम निचोड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो भी मर करके उस छत्ते के साथ में आ जाएंगे। तो ये तो
अच्छी नहीं है। अब देखो अब ये जो छत्ता है ये कुछ तो स्थिर होते हैं, यानी एक जगह पे पड़े रहते हैं, एक जगह लगे रहते हैं, तो एक ही छिद्र होता है, मक्खियाँ उस छत्ते से बाहर आती जाती रहती है, जो कि वाल पे हो सकते हैं, किसी दीवार पे, चट्टान पे स्थायी होते हैं, कुछ सचल होते हैं, जैसे कि लकड़ियाँ हैं, कहीं लकड़ियों का ढेर है, कुछ खाली बक्से हैं या मिट्टी के बर्तन कहीं पड़े हैं, उसमें कुछ समय के लिए वो छत्ता बनाती है मधुमक्खियाँ, और उसमें दो छेद होते हैं, एक छेद प्रवेश के लिए, दूसरा निकास के लिए, जबकि स्थिर जो छत्ते होते हैं जो वाल पे, रॉक पे होते हैं, उनमें केवल एक ही छिद्र होता है। तो वृंदन के कारण निकली मधुमक्खियाँ जो है, वृंदन का मतलब हम ये कह सकते हैं जब उड़ान के समय ये एक छत्ते से दूसरे छत्ते में आ जाती है तो ये समूह में जाती है और समूह में निकलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो देसी विधि है इसमें बहुत सारी कमी है। मधु इसमें शुद्ध नहीं होता, एक तो इसमें मधु शुद्ध नहीं होता, एक दूसरा डिंबक मर जाते हैं, शिशु मर जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मधु की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, या दोबारा छत्ता बनाना केवल संयोग की बात है उसी स्थान पर। तो चूहे, चींटी, तेती जो ततैया होते हैं, बंदर होते हैं, वो छत्तों को प्रभावित करते हैं क्योंकि उनको भी मधु चाहिए। किस्म के उन्नत कार्यक्रम इसमें लागू नहीं होते, तो सर्वोत्तम मक्खी को भी नहीं चुना जा सकता। तो और कुछ वातावरणीय कारक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये विधि है वो ज़्यादा उचित नहीं है, इसलिए आधुनिक विधि हम काम में लेते हैं। और आधुनिक विधि की बात करें, मॉडर्न जो विधि है आधुनिक विधि है, इसकी अगर हम बात करें तो आधुनिक विधि जो है सबसे बेस्ट हम कह सकते हैं आधुनिक विधि। तो आधुनिक विधि के लिए कुछ उपकरण चाहिए। एक तो हम क्या करते हैं, सामान्य गतिशील छत्ता लेते हैं। सामान्य गतिशील छत्ता यानी हम ये कहें कि एक मूवेबल हाई, पहला एक तो हम ले लेते हैं गतिशील छत्ता जो कि आर्टिफिशियली हमने बनाया है। गतिशील छत्ता चाहिए हमें जिसको कि हम जहाँ भी उचित स्थान है वहाँ पे रख सकें। तो एक तो सामान्य गतिशील छत्ता होगा। इस छत्ते के में प्रवेश द्वार बहुत छोटा बनाया जाता है जिससे होकर केवल श्रमिक और ड्रोन ही बाहर आ सके। रानी मक्खी बहुत बड़ी होती है लेकिन रानी एक बार प्रवेश कर जाए लेकिन दोबारा वो बाहर नहीं निकल पाए। तो इस तरह से क्या है कि ये जो सामान्य छत्ता है उसको बनाया जाता है। उसके बाद में एक होता है क्वीन एक्सक्लूडर यानी रानी पृथक कारक। रानी पृथक कारक, रानी पृथक कारक। एक तीसरा होता है आपके मधु निष्कर्षक। मधु निष्कर्षक यानी जहाँ से हम हनी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक अपने को चाहिए जो मधु है उसमें टोपी लगी होती है तो टोपी खोलने वाला अनकैपिंग नाइफ चाहिए। तो हम बोलेंगे उसको टोपी खोलने वाला। टोपी खोलने वाला, ये टोपी कौन सी है? जो हेक्सागोनल सेल थे किसमें, छत्ते में, तो उन हेक्सागोनल सेल को खोलने वाला चाकू चाहिए आपको। फिर एक पांचवा और है हमारे पास, कुछ अन्य उपकरण चाहिए जैसे कि गल्फ्स वगैरह है या फिर हम शुगर सॉल्यूशन जो उसको पृथक के रूप में देंगे। तो जो ये है आपकी आधुनिक मेथड। इस आधुनिक मेथड में आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। गतिशील छत्ता होना चाहिए, रानी पृथक कारक जो है वो होना चाहिए, मधु को बाहर निकालने के लिए होना चाहिए। तो आधार जो ये गतिशील छत्ता होता है ये आर्टिफिशियली है और इसमें कुछ कक्ष होते हैं। बॉटम कक्ष होता है, ब्रूड चैम्बर अलग से होता है, एक ऊपर वाला सुपर जो बिना ढक्कन का आधार वाला फ्रेम होता है वो है, एक इनर कवर होता है, टॉप कवर होता है। तो कहने का मतलब इसको सादे और इसको रखा जाता है डिजायरेबल स्थान पे। इसके बाद में अगर हम रानी पृथक कारक की बात करें तो रानी पृथक कारक जो है ये 2 नंबर वाली बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड नंबर जो रानी पृथक कारक है, रानी पृथक कारक, तो इस रानी पृथक कारक में क्या है, तारों की जाली होती है। किसकी जाली? तारों की जाली।
और ये जो तार की जाली है इसमें से क्या है, केवल अंदर आने जाने का काम जो है प्रवेश और निकास केवल दो ही कर सकते हैं। प्रवेश और निकास केवल दो ही प्राणियों के लिए होता है। इस छत्ते के जो दो प्राणी कौन से हैं, एक तो श्रमिक होगा और दूसरा कौन सा होगा, ड्रोन होंगे। लेकिन जो रानी मक्खी है वो रानी मक्खी इसमें केवल प्रवेश करवाई जाती है, वो बाहर नहीं निकल सकती। तो ये तारों की जाली जो है वो रानी पृथक कारक का काम करेगी। तो ये हुआ हमारे रानी के बारे में। और जो मधु निष्कर्षक है तीसरा प्रकार का, ये किसके लिए काम में आता है, ये शहद को बाहर निकालने के लिए काम में आता है। और शहद को बाहर निकालने के लिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि क्या है कि शुद्ध जो मधु होता है छत्ते से बाहर निकल जाता है और इससे छत्ते को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। फिर टोपी खोलने वाले चाकू की बात करें, जब सारे छत्ते में जो सेल हैं वो जब भर जाते हैं, यानी ये हेक्सागोनल सेल्स जो होते हैं, अगर ये मधु से भर जाते हैं तो इसके अंदर जब हनी बन जाता है और पूरी तरह ये फील हो जाता है, तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो मोम की टोपी होती है उस तब वे मोम की टोपी से ढक दिए जाते हैं। जब ये भरते हैं तो इसके ऊपर क्या है कि वर्कर जो है इसके ऊपर मोम की टोपी लगा देते हैं। ये मोम की जो टोपी है, वैक्स कैप, ये इसके ऊपर कवर कर दी जाती है। और इस वैक्स कैप को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नाइफ़ लाते हैं। इस कैप को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक नाइफ़ यानी चाकू लाते हैं। उस चाकू को गर्म करते हैं और गर्म करके इन वैक्स कैप को छूते हैं तो ये क्या है, हट जाते हैं। हटते ही हनी अंदर से बाहर आने लगता है। अन्य उपकरणों के लिए अगर हम बात करें तो एक तो बहुत अच्छा स्थान होना चाहिए हमारे पास। कुछ उपकरण जैसे कि सुरक्षित वस्त्र होने चाहिए, गोंद के पिंजरे, गम केजेज होनी चाहिए, दस्ताने होनी चाहिए, जाली वाला नकाब होना चाहिए। और इसके साथ साथ में मधुमक्खी जाल, ब्रश आदि की मधुमक्खियों को आसानी से वश में करने और संभालने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो वो चीज़ें हमें हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें आधुनिक विधि के लाभ की, तो लाभ की अगर बात करोगे आप तो सबसे जो बेनिफिट है, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न मेथड, जो एडवांटेज है इसका मॉडर्न मेथड का, उसको आप इस तरह से देखिए। उसको आप किस तरह से देखेंगे, उसको आप इस तरह से देखेंगे मॉडर्न मेथड के बारे में कि जो एक तो इसमें क्या है कि जो बीज होती है उन पे नज़र रखी जा सकती है, नज़र आराम से रखी जा सकती है, नज़र रखी जा सकती है किस पे, जो बीज हमने आर्टिफिशियली पालने का काम शुरू किया है उस पे। एक इनको शक्तिशाली निवह का विकास किया जा सकता है, यानी इनको आसानी से भोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है, जैसे कि चीनी है, चाशनी है। इनका क्या है कि भोजन आसानी से सप्लाई किया जा सकता है। एक वृंदन को, अनावश्यक वृंदन को रोका जा सकता है। वृंदन को क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। इसके बाद में एक ही छत्ते को बार बार यूज़ कर सकते हैं। बार बार यूज किसका, छत्ते का जो कॉम्ब होता है उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, जबकि नेचुरल मेथड में तो उसको निचोड़ देते हैं तो छत्ता ख़राब हो जाता है। एक इसमें जो है हमने कहा था कि मधु के जो दुश्मन हैं, चींटी है, ततैया है, बर हैं, तो इनसे इसको सुरक्षित रखा जा सकता है और सुरक्षित स्थान पर ट्रेवल करवाया जा सकता है छत्ते को। और जो मधु होगा वो शुद्ध मधु प्राप्त होगा इससे, शुद्ध मधु, क्योंकि इसमें मधु यानी जो छत्ता होता है उसको निचोड़ना नहीं पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लाभ हैं इसके। तो हमें चाहिए कि मॉडर्न जो मेथड है उसी के आधार पर हमें इसको काम में लेना चाहिए। अगर बात करें हम हनी बीज के प्रोडक्ट की, तो वो हमने ऑब्जेक्टिव में पहले भी बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ एक चर्चा करना आवश्यक है। और चर्चा करें तो जो प्रोडक्ट है हनी बी प्रोडक्ट, हनी बीज प्रोडक्ट की बात करें हम, यानी हनी बी के जो उत्पाद होते हैं उसकी बात करें, तो इसकी बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें पहला तो मिलता है हनी और दूसरा मिलता है वैक्स। दूसरा क्या मिलता है, वैक्स मिलता है।
मेन तो यही हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे और हैं। तो सबसे पहले हम बात करें शहद की। तो शहद को देखिए आप, जो मधु होता है वो बहुत ही कठिन परिश्रम से जो है प्राप्त होता है। अगर बात करें शहद की तो 500 ml, यानी 500 ml का मतलब क्या हो गया, हाफ लीटर हो गया। इस हाफ लीटर हनी के लिए, हाफ लीटर हनी अगर बनाना है तो फूलों के जो हैं लगभग मधुमक्खी को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए एक मधुमक्खी को 50 से 80 हज़ार चक्कर लगाने पड़ेंगे। 50 से 80 हज़ार चक्कर लगाने पड़ेंगे किसके, फूलों के। और एक चक्कर जो होगा, एक चक्कर में कम से कम एक मधुमक्खी को लगभग 2.5 किलोमीटर से 2.6 किलोमीटर तक का फेरा लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही कठिन परिश्रम करती है मधुमक्खी, जब जाकर के हमें हनी मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1 किलो हनी हमें चाहिए तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि 1 किलो हनी के लिए एक मधुमक्खी को कम से कम 1.5 लाख चक्कर लगाने पड़ेंगे। फूलों के एक चक्कर की दूरी एवरेज 2.5 किलोमीटर होगी। तो बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब अगर हम हनी की बात करें कि साहब हनी में वास्तव में होता क्या है, तो सबसे बड़ी बात कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ हनी। तो कंपोजिशन में अगर आप देखोगे तो बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि हनी में ऐसा क्या कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में देखिए आप, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हनी में मिलता है वो मिलता है लेवू, जो शर्करा है उसका नाम है लेवुलोज। और ये कितनी होती है, लगभग होती है साहब 38.20% इतना। और इसके बाद में अगर हम देखें तो डेक्सट्रोज होता है। और डेक्सट्रोज कितना होता है, लगभग 21% होता है। तो आप देखोगे शहद में लेवुलोज सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर डेक्सट्रोज मिलता है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो आता है उसका नाम है वाटर। और वाटर कितना पड़ता है, कितना होता है 70.10%। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 40 और 20, 60 और लगभग 80% तो यही हो गया। अब क्या बचा, माल्टोज शुगर, माल्ट शुगर बची, गन्ने वाली शुगर बची। तो माल्ट जो शुगर है माल्टोज, ये माल्टोज और अन्य शर्कराएँ जो हैं मिलकर के लगभग 9% होती है। और कुछ एंजाइम्स होते हैं इसमें जो कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं एंजाइम्स, और कुछ मिनरल्स और मिलते हैं। तो वो मिनरल्स भी हमें, जैसे कि आयरन इसमें बहुत होता है, कैल्शियम होता है और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये सारा कंपोजिशन किसका है, कंपोजिशन ऑफ हनी। तो ये कंपोजिशन हो गया हनी का। और अगर बीज वैक्स की बात करें तो मधुमक्खी का जो मोम है वो एक अपशिष्ट, मधुमक्खी के लिए अपशिष्ट होता है। सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड वाला हमारे पास है वैक्स। वैक्स को आपने कहा है मोम, और मोम जो है यह हनी के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। हनी बी के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और ये आता कहाँ से है, तो इसको समझने के लिए आप समझिए कि जो वर्कर होते हैं, वैक्स बनाने का काम कौन करता है, वर्कर करता है। जो वर्कर्स होते हैं, इन वर्कर्स के एब्डोमेन में, एब्डोमेन का मतलब क्या होता है, उदर होता है। एब्डोमेन, जो उदर होता है, एब्डोमेन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वही सिक्रीशन, ये जो सिक्रीशन है वही क्या है, वही वैक्स है। तो ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो बीज वैक्स जो होता है उसको तैयार करने का काम वर्कर करते हैं। क्वीन और ड्रोन्स का इसमें कोई जो है रोल नहीं होता। और इसका श्रावण जो है स्केल्स के आकार
ले लेता है, जैसे कि टार्सी स्पाइंस से अलग कर लिया जाता है, माउथ की ओर बढ़ा दिया जाता है, मुंह में चबा करके प्लास्टिक की तरह बना दिया जाता है। तो हम ये कहें कि ये जो बीज हैं ये ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीशन तो किया जाएगा, लेकिन आएगा कहाँ पे? ये माउथ में आएगा, और माउथ में आकर के इसको च्युइंग किया जाएगा, यानी चबाया जाएगा। और चबाने के बाद में ये किस फॉर्म में हो जाएगा? ये वैक्स फॉर्म में आ जाएगा और कॉम्ब में आ जाएगा। तो हम ये कहें कि मधुमक्खी के जो मोम है उसका यूज़ क्या है? उसका यूज़ आप जानते हो किस में करते हैं? कोल्ड क्रीम में, शेविंग क्रीम में, मोमबत्ती में, कार्बन पेपर निर्माण में, पॉलिश में, बहुत सारा जो है यूज किया जाता है। अब अगर मधुमक्खी से प्राप्त मोम की अगर हम कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, और कंपोजिशन किसका? वैक्स का मतलब तो आप समझ गए। कंपोजिशन, हम वैक्स की बात कर रहे हैं, तो वैक्स का कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें मिलता है भाई कार्बन 24 से कार्बन 36 सम संख्या युक्त जो है एल्कोहल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एल्कोहल्स क्या मिलते हैं भाई? एल्कोहल मिलते हैं। और कार्बन 24 से कार्बन 23 के इवन नंबर वाले फैटी एसिड मिलते हैं। फैटी एसिड ये मिल गया। इसके अलावा कार्बन 23 टू कार्बन 27 तक ओड नंबर वाले पैराफिन्स मिलते हैं। पैराफिन्स ये मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कंपोजिशन में इवन नंबर वाले 24 से 36 के एल्कोहल मिलेंगे, और जो इवन नंबर वाले देखिए मैंने यहाँ पर इवन नंबर नहीं लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इवन नंबर। ये इवन नंबर 28 होगा। ये फैटी एसिड होंगे, और ये क्या होंगे? पैराफिन्स होंगे। अब एक छोटा सा और हम देख लेते हैं इसके साथ साथ में कि सब ये जो बीज होती हैं ये कौन सा रोग, इनमें कोई रोग भी होता है क्या? तो उस रोग के बारे में, डिजीज़ ऑफ बीज, डिजीज ऑफ बीज। अब हम ये देखते हैं कि डिजीज ऑफ बीज में क्या है। तो डिजीज ऑफ बीज में देखें तो इसमें कौन सी डिजीज होती है? तो इसमें जो डिजीज होती है उसका नाम है एक्केराइन। कौन सी डिजीज है? एक्केराइन डिजीज। एक्केराइन डिजीज है। और ये एक्केराइन डिजीज किसकी वजह से होती है? तो इसका कारण जो है उसका कारण है एक्केरेपिस वुडी। एक्केरेपिस वुडी, इसके कारण, ये एक तरह का कीट है जो कि इनके अंदर रोग उत्पन्न करता है। और ये तो रोग उत्पन्न हो गया बीज में। एक्केरेपिस वुडी देखने को कहाँ मिलता है? यूपी और जम्मू कश्मीर में इसमें देखने को मिलता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने जो एग्रीकल्चर कॉलेज लुधियाना में उसके साथ में मिल करके इस रोग को कंट्रोल करने का काम किया है। और भारत में अगर मधुमक्खी के पालन की बात करें तो ये तो प्राचीन काल से ही चले आ रहा है। वैदिक काल में भी मधुमक्खियों को पाला जा रहा था, और वर्तमान में लगभग 6 से 8 लाख तक के मधुमक्खी के छत्ते वर्तमान में विद्यमान हैं।
और जो भारत में जो इसकी खेती की जाती है, सॉरी, इसका जो कल्चर किया जाता है वो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पंजाब आदि से मधु प्राप्त किया जाता है और बहुत बड़े उद्योग के रूप में। और जो छोटे उद्योग, लघु इंडस्ट्री के रूप में अगर इसको देखें तो ये आसाम, उड़ीसा, बंगाल, एमपी, आंध्र प्रदेश आदि में भी इसको किया जाता है। और इसमें जो रॉयल जेली एक टर्म मुझे यूज़ करना चाहिए था, रॉयल जेली या मैं कहूँ शाही भोजन जो करवाया जाता है वो रानी मक्खी को करवाया जाता है। तो इस तरह से आज हमने एपी कल्चर के बारे में पढ़ा, उसकी बहुत सारी स्पीसीज पढ़ी और कृत्रिम और प्राकृतिक तरीके से किस तरह से हम जो मधुमक्खी पालन है उसको समझ सकते हैं। इसी के साथ आप अगले वीडियोज़ के लिए वेट कीजिए और अपनी स्टडी को कैरी ऑन कीजिए। थैंक्स।